डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड वेसल जो है वो हमारे हर एक टिश्यू में पहुंचता है। मिसलेनियस फैक्टर जिस पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है, बायोफार्मास्यूटिक्स के एक एक करके हम सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर या इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। हमारा एब्जॉर्प्शन टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है। जिन बच्चों ने भी एब्जॉर्प्शन टॉपिक को नहीं कवर किया है, एक बार जरूर जाके विजिट करना, एब्जॉर्प्शन टॉपिक को पढ़ना एंड देन फिर आना डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पे बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो ये सारी चीजें ना हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे एक बार ही देख लेते हैं। इस लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उसको कौन कौन से स्टेप्स, उसमें कौन कौन से स्टेप्स कवर हो रहे हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग में ही आता है फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन। फैक्टर्स अफेक्टिंग अगर आप पढ़ रहे होगे ना, तो सबसे पहला ही आता है कि फिजियोलॉजिकल मेम्ब्रेन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेगा। आई नो अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आप क्या बता रहे हो, लेकिन इन टोटल अभी के लिए आप इतना समझ लो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। बच्चों, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये तो क्लियर हो गया होगा। एब्जॉर्प्शन होता है कि आप जहां से ड्रग ले रहे हो, इनटेक साइट, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन साइट, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने में जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने तक की प्रक्रिया इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ये तो हो गया चलो डेफिनेशन जो हम एग्जामिनेशन में लिखते हैं। सिंपल भाषा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में क्या होता है एब्जॉर्प्शन, कि मान लो कोई इंसान है, ये देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ना खराब है तो बुरा मत मानना, कुछ ऐसा सा ना इंसान है, अभी थोड़ा इंसान जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये इंसान है। इसने क्या किया, इसने टैबलेट को इनटेक किया। टैबलेट अगर ये इनटेक करेगा माउथ से, तो माउथ क्या हो जाएगा इसका, माउथ इसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। माउथ से एडमिनिस्टर होने के बाद क्या होगा, अगर आप कोई टैबलेट खाते हो, मुंह से खाते हो, तो वो धीरे धीरे जाके स्टमक तक पहुंचता है, राइट, पूरी जीआईटी से होते हुए वो स्टमक तक पहुंचेगा। स्टमक के बाद क्या स्टमक में ही रह जाएगा, नहीं, स्टमक में आने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाएगा। मतलब स्टमक के पास जितने भी ब्लड होंगे, जितने भी ब्लड वेसल होंगे, ये ब्लड वेसल हो गया, ये स्टमक हो गया, जितने भी ब्लड वेसल है इसमें जाके ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। तो मतलब हमारे माउथ से लेके ब्लड तक जाने की पूरी प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। अब बच्चों, अगर ये हमारे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल में ड्रग आ चुका है, एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड वेसल में ड्रग आ चुका है, तो क्या ये ड्रग यही रहेगा। आप सभी को पता है कि क्या होता है कि ब्लड वेसल टिश्यू के हर एक पार्ट में जाता है। टिश्यू, मान लो हार्ट, आप सभी का फेवरेट ऑर्गन हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट में हर एक कोने में ब्लड वेसल जैसे कि कैपिलरीज जारी होती है, राइट। उसी तरीके से अगर आप दूसरा कोई भी ऑर्गन ले लोगे, कोई भी XYZ कोई भी ऑर्गन, किडनी, लिवर, लंग्स, कोई भी ले लोगे, वहां पे ड्रग जाएगी, है ना, ड्रग जाएगी, ब्लड जाएगा, ब्लड वेसल्स जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा ब्लड वेसल है वो हर एक कोने में, हमारे बॉडी के हर एक कोने में जा रहा है। हमारी बॉडी के अगर हर एक कोने में जाएगा तो वहां पे हर एक कोने में ब्लड पहुंचाएगा। अब ब्लड में हमारे ड्रग्स भी हैं, तो अब वो क्या करेगा, हर एक कोने में ड्रग को पहुंचाएगा। ड्रग को पहुंचाना मतलब ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या आपको ये पूरी बात समझ आई? नहीं समझ आई तो मैं आपको एक बार दोबारा समझाती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन समझोगे तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएगी। आपको इतना बात तो समझ आ गया होगा कि एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जो है वो हमारी ब्लड में पहुंच चुका होता है।
ठीक है। अब दूसरी बात क्या समझनी है कि हमारा ब्लड वेसल जो है वो हमारे हर एक टिश्यू में पहुंचता है। ब्लड वेसल सप्लाइज ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टिश्यू। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टिश्यू में ये हमारा ब्लड वेसल ब्लड को सप्लाई कर रहा है। लेकिन एब्जॉर्प्शन होने के बाद इस ब्लड वेसल में ब्लड ही नहीं है बच्चों, ब्लड के साथ हमारा अब ड्रग भी प्रेजेंट है। ब्लड के साथ ड्रग भी प्रेजेंट है। ये दोनों अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड तो सप्लाई करेगा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ टिश्यू, लेकिन अब क्या करेगा, अब वो ड्रग को भी सप्लाई कर रहा होगा। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। बॉडी में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग ब्लड वेसल्स या ब्लड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टर, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। क्लियर है ये बात? अब एक बार ही देख लेना कि क्या होता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक और डेफिनेशन बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या होता है? डिस्पोजिशन ना बच्चों दो चीजों को मिला के बोलते हैं। कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछ लेता है एक्सप्लेन डिस्पोजिशन या डिफाइन डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन जो है उसमें आता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होना, ड्रग का एलिमिनेशन होना। बच्चों एलिमिनेशन वर्ड आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आपको पता है क्या, एलिमिनेशन में भी फर्दर दो चीजें आती हैं। एक होता है हमारा एक्सक्रीशन और दूसरा होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, एक होता है एक्सक्रीशन बेटा और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। तो अगर आपसे आगे कुछ भी पूछा जाए कि बच्चों ये बता दो कि ड्रग का डिस्पोजिशन क्या होता है, डिफाइन कर दो ड्रग डिस्पोजिशन, तो आप बोल देना ड्रग डिस्पोजिशन में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं बेसिकली, वन इज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है हमारा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में भी फर्दर दो कैटेगरीज होती है इन्वॉल्व, दैट इज एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब एक एक करके ना चीजें समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है या मेटाबॉलिज्म क्या होती है। अभी इस टॉपिक में हम समझ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ड्रग का पूरी बॉडी में, पूरी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होना। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहीं पे लिख दिया है। अब एक और चीज हमें याद रखनी है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना बेटा, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे रिवर्सिबल है? मैंने बोला ब्लड जो है वो टिश्यू तक ड्रग को पहुंचा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या ड्रग अगर टिश्यू में एक बार चला गया तो वापस ब्लड में नहीं आएगा? आंसर है नहीं मैम, आएगा, वापस आएगा। तो वापस टिश्यू से ब्लड में आना इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ब्लड से टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, टिश्यू टू ब्लड रीडिस्ट्रीब्यूशन। या फिर अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन एक और कहते हैं कि मान लो हमारा ब्लड है, मान लो हमारा ये ब्लड है, ब्लड से हमारा हार्ट में कोई ड्रग गया। कहां गया? हार्ट में गया। हार्ट में कोई ड्रग गया, हार्ट ने बोला कि ये वाला ड्रग ना मुझे चाहिए नहीं। हार्ट ने क्या बोला कि ये वाला ड्रग मुझे नहीं चाहिए। अच्छा लंग्स आपको चाहिए क्या? आप ले लो। तो देखो ब्लड से हार्ट तक जाना इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन, हार्ट से लंग्स तक जाना इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। क्या समझ में आया कि एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन तक जाना इज नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजिशन क्या होता है। और एक और चीज मैं समझाना चाहती हूं कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिवर्सिबल ट्रांसफर है, वेयर एज एलिमिनेशन इज इरिवर्सिबल। अच्छा एक बात ही सोच लो, एलिमिनेशन क्यों इरिवर्सिबल है? एक बार सोच लो, ड्रग है हमारी बॉडी में आया, हमने क्या किया, उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया, यूरिनेशन से एक्सक्रीट आउट कर दिया सपोज, तो क्या अब वो ड्रग हमारी बॉडी में है? तो ये रिवर्सिबल लॉस है। क्या वापस आ जाएगा वो जो एक्सक्रीट आउट हुआ है? नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग है। ठीक है, आगे क्या पॉइंट लिखा है, एलिमिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू प्रोसेस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं और एक्सक्रीशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इस डायग्राम से देख सकते हो कि किस तरीके से ड्रग अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। मान लो ड्रग जो है हमारी प्लाज्मा में है, सबसे पहले ड्रग हमारी प्लाज्मा में है। ड्रग हमारी प्लाज्मा में जब आती है तो वो क्या होता है, वो क्या है, सबसे पहले वो डिस्ट्रीब्यूट आउट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी अलग अलग टिश्यू में। ठीक है, टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होगी, वापस ब्लड में आएगी और वो मेटाबोलाइज होगी। ठीक है,
वो मेटाबोलाइज होगी। ये मेटाबोलाइट्स जो है वो एक्सक्रीट आउट होंगे। ड्रग कुछ मेटाबोलाइट्स हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे, वो एक्सक्रीट आउट होंगे, डायरेक्टली हमारी बॉडी से भी एक्सक्रीट आउट होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कि क्या क्या स्टेप्स है जो कि फॉलो करता है और किस तरीके से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। ठीक है, तो देखो, अगर आप देखोगे तो हमारी बॉडी में एक साइड ब्लड है, बीच में CSF है, ECF है सॉरी, और एक लास्ट में है हमारा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जिसको हम ICF कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो ब्लड वेसल है, मान लो ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है, ये हमारे ब्लड का कैपिलरी वॉल है, कैपिलरी वॉल है। यहां पे मान लो कि हमारा हार्ट है, क्या है, हार्ट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, ठीक है, अब क्या है, ड्रग जो है यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखो हार्ट का खुद का कुछ ना कुछ मेम्ब्रेन होगा, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे देखो कैपिलरी वॉल, अगर आप ओरिजिनल डायग्राम में देख रहे होगे, ओरिजिनल डायग्राम में देखो यहाँ कैपिलरी वॉल लिखा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा है, तो यहाँ पे ये कैपिलरी वॉल है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेजेंट है, इसके बीच में हमारा ECF प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और हमारे सेल जो है यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ना कई सारे सेल से मिलके बना होगा, तो उस सेल के अंदर होगा हमारा ICF। प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया क्या? देखो फिर से मैं बताती हूँ एक बारी। देखो ये है हमारा ब्लड वेसल जिसका कैपिलरी इज नोन एज कैपिलरी वॉल, ये हमारा कैपिलरी वॉल्व है। ठीक है, इसके बाद ये मान लो ये हमारा हार्ट है, हार्ट का अगर मेम्ब्रेन है तो वो किसी ना किसी सेल से मिलके बना होगा। ठीक है, इस एक सेल को मैं अगर बड़ा करके दिखाऊं तो ये रहा बड़ा सेल का ये मेम्ब्रेन होगा, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा, और सेल के अंदर होगा ICF और ये हमारा ECF। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि ये हमारा ब्लड है, फिर ये CSF है और ये हमारा ICF है। बच्चों याद रखना, जितने भी प्रोटीन बाउंड ड्रग होंगे, ड्रग प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गए, ग्लोब्यूलिन हो गए, या फिर लिपोप्रोटीन्स हो गए, ये सारे हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन से अगर ड्रग बाइंड कर जाएगा तो ये हो जाएगा प्रोटीन बाउंड ड्रग। प्रोटीन बाउंड ड्रग कभी भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हमारा प्रोटीन बाउंड ड्रग जो है वो यहीं के यहीं रह जाएगा, जो फ्री ड्रग है वो मूव कर जाएगा, वो कैपिलरी वॉल से आराम से मूव कर जाएगा, ECF में आ जाएगा। लेकिन बेटा हमारे ECF से ICF में आना इज वेरी टफ। ECF से ICF में आना टफ है क्योंकि ECF से ICF में आने के लिए हमें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करनी है, और आपको पता है हर एक ऑर्गन की अलग अलग सेल मेम्ब्रेन होती है। हार्ट की सेल मेम्ब्रेन अलग है, ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन अलग है, और सबकी सेल मेम्ब्रेन के पास अलग अलग नाटक है। जैसे ब्रेन बोलता है कि अगर हाईली लिपोफिलिक ड्रग रहा तभी वो क्रॉस कराएगा। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग मेम्ब्रेन्स अलग अलग तरीके के नाटक शो करते हैं। आगे के लेक्चर में हम समझेंगे किस तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर अफेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स इन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहला फैक्टर इज टिश्यू परमिएबिलिटी, टिश्यू की परमिएबिलिटी। अगर ड्रग हमारे ब्लड वेसल में आ चुका है, ठीक है, और यहां पे हमारा हार्ट है, अब हार्ट का टिश्यू जो है परमिएबल ही नहीं है, वो ड्रग को अंदर आने ही नहीं देगा, तो फिर वो क्या करेगा, ड्रग हमारे हार्ट में नहीं पहुंच पाएगा। तो टिश्यू की परमिएबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होगा। टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग। अब टिश्यू की परमिएबिलिटी किस तरीके से होगी? टिश्यू की परमिएबिलिटी डिपेंड करेगी कि हमारा ड्रग का साइज क्या है, शेप क्या है, पार्टिकल साइज क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या है, pKa क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है, इस चीज पे डिपेंड करेगा। ड्रग के
प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा कि वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इस मेम्ब्रेन मतलब टिश्यू के मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या आता है टिश्यू परमेबिलिटी में? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर मैंने आपको समझाया था कि हर एक ऑर्गन का सेल मेम्ब्रेन अलग तरीके का बिहेव करता है। हर एक ऑर्गन का सेल मेम्ब्रेन अलग अलग तरीके का बिहेव करता है। अलग अलग तरीके का बिहेव करने का मतलब है कि कुछ सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहते हैं कि चलो ऑल टाइप ऑफ ड्रग आ जाओ, अगर आप थोड़े बहुत लिपोफिलिक हो, मॉलिक्यूलर वेट 500 डाल्टन से कम है तो ठीक है आ जाओ। लेकिन कुछ कुछ सेल मेम्ब्रेन जो है कुछ कुछ ऑर्गन के जैसे ब्रेन के हर टाइप के ड्रग या हर टाइप की चीजों को अपने अंदर आने नहीं देते हैं। इन डिटेल हम आगे बात करते जाएंगे। बाकी देखते हैं दूसरी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है, फैक्टर्स जो है जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिपेंड करता है। दूसरा आता है ऑर्गन टिश्यू साइज एंड परफ्यूजन रेट। तीसरा है बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू कंपोनेंट। बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स टू टिश्यू कंपोनेंट मतलब ड्रग जो है वो ब्लड कंपोनेंट से भी बाइंड कर सकता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट से बाइंड कर गया, या ड्रग जो है वो प्रोटीन्स से बाइंड कर गया, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन हो गए, या फिर हमारे लिपोप्रोटीन्स हो गए। ठीक है, मिसलेनियस फैक्टर जिसपे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा दैट इज एज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डाइट, डिजीज स्टेट, ड्रग इंटरैक्शन। अब देखते हैं कि टिश्यू परमिएबिलिटी ऑफ ड्रग क्या है। टिश्यू परमिएबिलिटी क्या होती है? देखो, जब हमारा ड्रग जो है वो मूव कर रहा है ब्लड वेसल में, ड्रग मूव करेगा तो मूव करने के बाद वो कहां जाएगा? वो टिश्यू के अंदर जाएगा। तो उसको क्या क्रॉस करनी पड़ेगी? पहले तो ड्रग को कैपिलरी वॉल्व को क्रॉस करना है, दूसरा उसको टिश्यू मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है। ठीक है, अब हम ना डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों दो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना तभी आगे का लेक्चर समझ आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ना हम दो प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ रहे होते हैं। एक होता है टिश्यू परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग, परमिएबिलिटी रेट लिमिटिंग। दूसरा है हमारा परफ्यूजन रेट लिमिटिंग। एक है हमारा परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड, दूसरा है हमारा परफ्यूजन रेट लिमिटेड। ठीक है, अब परफ्यूजन और परमिएबिलिटी रेट लिमिटेड में एक बात ध्यान से लिख लेना, जहां भी आप लिख रहे हो नोट्स में, कि अगर हम परमिएशन रेट लिमिटेड की बात करेंगे तो परफ्यूजन कांस्टेंट रहेगा, अगर हम परफ्यूजन की बात करेंगे तो परमिएशन कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि मैम आपने तो नया वर्ड बता दिया कि परफ्यूजन क्या है और परमिएशन क्या है। एक वर्ड है हमारी परमिएशन या परमिएबिलिटी बोल दो, दूसरी है हमारी परफ्यूजन। ठीक है, परमिएबिलिटी क्या होती है? परमिएट करना, पेनिट्रेट करना, टिश्यू के अंदर टिश्यू के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इज नोन एज परमिएशन। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है? परफ्यूजन का मतलब कि ब्लड फ्लो का रेट ऑफ ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है वो मतलब ज्यादा परफ्यूज्ड है, अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है मतलब कि ये कम परफ्यूज्ड है, लेस परफ्यूज्ड है। एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम तब से हार्ट की बात कर रहे हैं तो देखो हार्ट, लंग्स हो गया, ये हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स है, मतलब कि इनमें ब्लड की सप्लाई काफी ज्यादा होती है। वेरएज अगर हम बात करें बोन्स की, बोन्स में ना ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, तो बोन्स में हमारे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है परफ्यूजन और परमिएशन में। क्लियर है ये बात? अगर आपको जो चीज नहीं समझ आ रही हो ना बच्चों, तो एक बार पीछे जाके वापस से सुनना, जरूर समझ में आएगी, आपको एक एक बात समझ में आएगी, और यही बात जो है आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख देना है। अब आते हैं हम टिश्यू परमिएबिलिटी बात कर रहे थे, मतलब टिश्यू ड्रग जो है वो टिश्यू से कैसे परमिएट या टिश्यू के सेल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिपेंड करेंगे वो देखना है। टिश्यू परमिएबिलिटी पे डिपेंड करती है कि ड्रग का फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी कैसी है। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी मैंने एब्जॉर्प्शन बताया था, जैसे कि ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, पीकेए क्या है, उसका पीएच क्या है, या फिर उसका पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, अब आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी।
कौन कौन से होते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, अभी बताया था मैंने, मॉलिक्यूलर साइज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। कोई भी ड्रग हो जिसकी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 500 टू 600 डाल्टन होती है ना, वो आराम से किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, एक बार देख लो किस तरीके से होती है मूवमेंट। अगर कोई अनआयनाइज्ड ड्रग है ना बच्चों, अनआयनाइज्ड का मतलब लिपोफिलिक, इसके पास लिपोफिलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। लिपोफिलिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो ये ड्रग जो है वो सेल मेम्ब्रेन को आराम से पहले कैपिलरी वॉल्व को तो आराम से क्रॉस कर ही रही है और सेल मेम्ब्रेन को भी वो क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ये अनआयनाइज्ड ड्रग है और अनआयनाइज्ड ड्रग लिपोफिलिक होते हैं और जो लिपोफिलिक होते हैं उसका पैसिव डिफ्यूजन बहुत आराम से हो जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में इसका पैसिव डिफ्यूजन होगा और ये आराम से हमारे आईसीएफ तक पहुंच जाएंगे। दूसरा आता है हमारा आयनाइज्ड ड्रग। अगर कोई आयनाइज्ड ड्रग है और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है लेस देन 50 डाल्टन है, लेस देन 50 डाल्टन है, ठीक है, तो अब इस केस में आयनाइज्ड ड्रग जो है वो कैपिलरी वॉल्व को तो क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि कैपिलरी वॉल्व में कैपिलरी सेल के बीच में थोड़े सा ना पोर प्रेजेंट होता है, उस पोर से वो ईसीएफ तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन याद रखो बच्चों कि हमारा पैसिव डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज या आयनाइज्ड ड्रग हाइड्रोफिलिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं? एक होता है हमारा कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन बैरियर, तीसरा है ब्लड ब्रेन बैरियर, चौथा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर और पांचवा है हमारा प्लासेंटल बैरियर और छठा आता है हमारा ब्लड टेस्टिस बैरियर। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन में जब पूछा जाएगा तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि आप बता दो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। उस केस में आप हर एक केस में हर एक बैरियर को का डायग्राम बना सकते हो और उसके 2-3 लाइन लिख सकते हो, जो मैं आपको भी समझाने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला आ जाता है हमारा सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। सिंपल कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर कौन से है? मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल होते हैं, ब्लड वेसल में जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी का वॉल्व इज नोन एज कैपिलरी वॉल्व, कैपिलरी का वॉल्व इज नोन एज कैपिलरी वॉल्व। तो इस कैपिलरी वॉल्व, अगर कोई ड्रग इस कैपिलरी में है तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए होगी? कोई भी ड्रग आयनाइज्ड हो या अनआयनाइज्ड हो, मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डाल्टन हो, तो ये आराम से कैपिलरी वॉल्व को क्रॉस कर जाएगा। आयनाइज्ड हो या अनआयनाइज्ड हो, कोई भी ड्रग हमारे कैपिलरी वॉल्व को तो क्रॉस कर जाएगा। प्रॉब्लम कहां आती है? सेल मेम्ब्रेन वाले साइड में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक ऑर्गन का अलग अलग होता है। ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन डिफर करता है। हम इन जनरल बात कर लेते हैं। इन जनरल अगर कोई भी ड्रग अनआयनाइज्ड हो और उसका मॉलिक्यूलर साइज लेस देन 600 डाल्टन हो, तो वो आराम से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो जो अभी आपको स्क्रीन पे विजिबल है। देखो, कोई भी प्रोटीन बाउंड ड्रग होगी वो मूव नहीं करेगी, सिर्फ फ्री ड्रग जो है वो मूव करेगी। प्रोटीन बाउंड ड्रग मूव नहीं कर रही है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि प्रोटीन बाउंड ड्रग हमारी मूव नहीं करती है, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है, किसी भी कैपिलरी वॉल्व में भी नहीं हो पाएगा और कैपिलरी वॉल्व में नहीं हो रहा है तो सेल मेम्ब्रेन में तो कैसे ही होगा। ठीक है, अब देखो, अगर कोई ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर साइज 500 डाल्टन से कम है तो आराम से कैपिलरी वॉल को तो मूव कर ही जाएगा, आराम से हमारे सेल मेम्ब्रेन में भी मूव कर जाता है।
लेकिन अगर कोई ड्रग है वो 50 से 600 डाल्टन है तो वो भी आराम से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर कोई पोलर ड्रग है, कोई पोलर ड्रग है, कोई आयनाइज्ड ड्रग है, या फिर कोई ऐसा ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर साइज 600 डाल्टन से ज्यादा है, वो ड्रग जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही मूव करेगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर आपसे पूछा जाए ना सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो आप ये वाला स्ट्रक्चर एक बार बना देना, और आपको अगर और लिखना है तो इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, इतना थ्योरी सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे बैरियर पे, दैट इज ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ब्लड ब्रेन बैरियर में यहां पे हमारा स्पेशलाइज्ड कैपिलरी एंडोथेलियल प्रेजेंट है। हमारे पूरी बॉडी में जो एंडोथेलियल प्रेजेंट रहता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन अगर हम ब्रेन में देखें तो ब्रेन की जो कैपिलरी एंडोथेलियल होती है वो डिफरेंट होती है, वो एकदम ही अलग होती है। किस तरीके से ब्रेन की कैपिलरी अलग होती है? क्योंकि ब्रेन की कैपिलरी जो है उसके जो सेल होते हैं वो एक दूसरे से, जैसे ये सेल है एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सेल जो है एक दूसरे से इस टाइट जंक्शन के थ्रू अटैच्ड होते हैं। पूरी बॉडी में कहीं और इस टाइप की कैपिलरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी स्पेशलाइज्ड पार्ट जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में देखने को मिलता है वो है एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल, दैट इज नोन एज एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स सेल जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम अच्छा ये तो आपने बता दिया कि स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके नीचे ग्लियल सेल्स है और सबसे अंदर जो है ईसीएफ है ब्रेन का। ठीक है, लेकिन आप ये बताइए किस टाइप का जो है ड्रग वो क्रॉस कर सकता है ब्लड ब्रेन बैरियर को? तो मैं बोलूंगी कि बच्चों जो सबसे हाईली लिपोफिलिक होता है ना वही क्रॉस कर पाता है। हाईली लिपोफिलिक ड्रग जो है वही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हाईली परमिएबल या हाईली लिपिड सॉल्युबल जो है वही क्रॉस कर पाएगा ब्लड ब्रेन बैरियर को। जैसे कि थायोपेंटल जो है उस थायोपेंटल ड्रग जो है वो क्या करता है, वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। वेरएज लीवोडोपा वो क्रॉस नहीं करेगा, सॉरी लीवोडोपा वो क्रॉस कर जाएगा क्योंकि ये भी जो है लिपोफिलिक नेचर का होता है। इसी वजह से हम कोई भी ड्रग को डोपामीन के फॉर्म में नहीं दे रहे होते हैं, लीवोडोपा के फॉर्म में दे रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लीवोडोपा जो है ये प्रो ड्रग होता है। लीवोडोपा क्या होता है? प्रो ड्रग है। वो हमारी बॉडी में इसलिए दिया जाता है ताकि वो हमारे ब्रेन में जाए और वो एक्टिव फॉर्म जो कि डोपामीन होता है उसमें कन्वर्ट हो सके। ठीक है, डोपामीन में कन्वर्ट हो। अब हमारे अंदर क्या क्वेश्चन आएगा कि डोपामीन हम डायरेक्टली क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सबसे पहला रीजन है डोपामीन को डायरेक्टली ना देने का कि डोपामीन ना स्टेबल नहीं है, वो डिग्रेड हो जाता है। और दूसरा बात क्या है, डोपामीन जो है वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कराने के लिए हमें और लिपोफिलिक ड्रग की जरूरत है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक मोर लिपोफिलिक फॉर्म बनाते हैं जिसका नाम है लीवोडोपा, उसको हम इनटेक करते हैं। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हो पेनिसिलिन पुअर है, वाटर सॉल्युबल है, आयनाइज्ड है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैव बीन यूटिलाइज्ड, 3 अलग अलग अप्रोचेस। अब देखो अब क्या क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमें क्या चाहिए था कि वो हाईली लिपोफिलिक है। इसका मतलब अगर कोई ड्रग लिपोफिलिक नहीं है तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। आंसर है नहीं कर पाएगा। तो क्या हम उस ड्रग को कभी दे ही नहीं सकते हैं? आंसर है नहीं यार, दे सकते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, हम उस ड्रग को मॉडिफाई करेंगे, अलग अलग चीजें यूज करेंगे ताकि हम वो ड्रग दे सके। अगर कोई ड्रग जो है वो हाईली लिपोफिलिक नहीं है फिर भी अगर उसको देना जरूरी है तो पहला एक तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रो ड्रग के फॉर्म में दे सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि आप कोई परमिएशन इनहैंसर यूज कर सकते हो ताकि वो ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। तीसरा है ऑस्मोटिक डिसरप्शन कर सकते हो यूजिंग मैनिटॉल, या फिर चौथा है आप यूज कर सकते हो डाइहाइड्रोपाइरिडीन रिडॉक्स सिस्टम को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बैरियर पे, दैट इज ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर।
ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बच्चों ज्यादा से ज्यादा जो सेरिब्रोस्पाइनल या फिर सारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF जिसको हम कहते हैं वो बनते हैं थ्रू बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, और ये सिमिलर इन कॉम्पोजिशन होते हैं टू दी ECF ऑफ ब्रेन। ब्रेन के ECF के सिमिलर कॉम्पोजिशन के होते हैं ये। यहां पे भी एक ही कंडीशन है ड्रग को मूव करना, दैट इज हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही मूव कर सकते हैं। लेकिन अब इतनी भी ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होती जितना ब्रेन होता है। ब्रेन में तो चाहिए ही चाहिए। ECF जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाती है कि थोड़ा अगर कम भी लिपिड सॉल्युबल है तो चल जाता है काम। अब इसका डायग्राम समझते हैं। ये हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर आता है हमारा एक ओपन जंक्शन, फिर आता है हमारे ब्लड कैपिलरीज, फिर इसके अंदर देखो ये टाइट जंक्शंस वाले कोरॉइड प्लेक्सस हम कह सकते हैं, और अंदर है हमारा CSF। तो ये स्ट्रक्चर एक बार आप बना दोगे ना तो एग्जामिनर ऑलरेडी बहुत खुश हो चुका होगा आपसे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लासेंटल बैरियर। प्लासेंटल बैरियर क्या होता है? प्लासेंटा आपको पता है कि प्लासेंटा कहाँ होता है? किसी भी मदर जो कि प्रेग्नेंट हो और उसके वूम में क्या हो, कोई फीटस हो, है ना। तो अब फीटस है प्लासेंटा के थ्रू क्या होगा, फूड ट्रांसफर होगा, ड्रग ट्रांसफर होगा, ब्लड ट्रांसफर होगा, हर एक चीज मदर से फीटस में ट्रांसफर होगा। तो अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स किसकी होनी चाहिए? मदर की भी होनी चाहिए, फीटस की भी होनी चाहिए, है ना। तो देखो हमारे प्लासेंटा में फीटल वेन भी है, फीटल आर्टरी भी है, मैटरनल आर्टरी भी है, मैटरनल वेन भी है, और बीच में एक फीटल मेम्ब्रेन भी है, और इन सब को मिला के हम कहते हैं कि ये है हमारा प्लासेंटा। क्या है हमारा? प्लासेंटा। ड्रग जो है वो हमारे मदर से फीटस की तरफ मूव करती हैं। एक बात और याद रखना, प्लासेंटल बैरियर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होता है। प्लासेंटल बैरियर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होता है। लास्ट बैरियर इज नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। अभी तक आप देख रहे होंगे कि ब्लड से ड्रग का मूवमेंट किसी भी ऑर्गन में, वेदर इट इज ब्रेन, वेदर इट इज कोई और टिश्यू, या फिर हमारा CSF हो गया, या फिर हमारा प्लासेंटल बैरियर हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं ब्लड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन ब्लड टेस्टिस बैरियर इज नॉट लोकेटेड एट कैपिलरी एंडोथेलियल लेवल। कैपिलरी एंडोथेलियल लेवल पे नहीं है। ये जो बैरियर है ये दो सर्टोली सेल्स के बीच का है। अब ये सर्टोली सेल्स कहां प्रेजेंट है? टेस्टिस में प्रेजेंट है, बट ऑब्वियस है टेस्टिस में क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आते हैं छोटे छोटे सर्टोली सेल्स। इन सर्टोली सेल्स, दो सर्टोली सेल्स के बीच में जो बैरियर है, दिस इज नोन एज ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैम हमें ना बहुत अच्छे से ब्लड टेस्टिस बैरियर नहीं समझ आया, तो एक बार आप ये बता दो कि लिखना क्या है। आपको बस इतना लिखना है ब्लड टेस्टिस बैरियर में कि ये जो है कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर नहीं है। बाकी जितने भी हमने बैरियर पढ़े थे वहां पे कैपिलरी एंडोथेलियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। दूसरी चीज क्या लिखनी है कि ये जो है सर्टोली सेल्स के बीच का बैरियर है। दो नेबरिंग सर्टोली सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होती हैं, उनके बीच का बैरियर इज ब्लड टेस्टिस बैरियर। तीसरा पॉइंट ये लिख देना कि सर्टोली सेल्स होती कहां है। सर्टोली सेल्स हमारे टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये था हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ठीक है, तो ये हमारे पूरे आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे के लेक्चर में कि और बाकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार ये लेक्चर अच्छे से अटेंड करो, फिर आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए फार्मेसी इंडिया प्लस ऐप पे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे ना फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप पे आपको मिल जाएगा काफी सारी कोर्सेज, काफी सारी टेस्ट सीरीज और प्लस काफी सारे बुक्स जो है हमारे पास अवेलेबल है।
अलग अलग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। ये बुक्स जो है वो आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मिशन फार्मासिस्ट बुक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको 30 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आपको इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास ड्रग इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन के लिए अलग बुक है और आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए अलग से बुक है। तो आप ये सारे बुक्स जो है एक बार देख सकते हो कि कौन सी बुक आपके काम की है, और मैं डैम श्योर हूं कि ना इन सारे बुक से आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।